दोस्तों नमस्कार। हम अभी लाइव हैं विवेक जी के साथ। कल जो सेशन हमारा लाइव हुआ था उसके बाद से हम यहाँ दूसरी बातचीत में आज स्वयं विवेक जी स्टूडियो पर पधारे हैं। तो विवेक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के बातचीत में। और कल जैसे हमारी बातचीत हुई थी उस्ताद को लेकर, और दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि उस्ताद के किस्से मेरे हिस्से नाम से जो विवेक जी की एक बुक आ रही है उसके कुछ सारांश छोटे छोटे किस्से थोड़े बहुत हैं, बाकी तो आप लोगों को उस बुक के अंदर आपको देखने को मिलेंगे या सुनने जानने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे। तो विवेक जी से शुरुआत करते हैं कि उस्ताद के जो बाकी के किस्से हैं छोटे छोटे, वो उसमें से कुछ आप शेयर करना चाहें तो दर्शकों को अच्छा लगेगा। बेहतर तो यही होता कि वो किस्से उस किताब में एक कंटिन्यूटी में पढ़े जाए। अभी मैं क्या है कि मुझे अचानक कोई किस्सा याद आ गया और मैं उसका आपको जिक्र करूं तो शायद आपको उतना मज़ा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि एक आध दो किस्से आपको इस बार सुनाऊं। हुआ ये था कि जब हम लोगों का ये तय हो गया था कि हम भारत भवन आ जाएंगे और भारत भवन के लिए काम करेंगे, तो स्वामी जी ने कहा था कि तुम चले जाओ और पहले ग्वालियर, क्योंकि मैं नौकरी छोड़ के और दूसरी जगह जा रहा था तो मेरे को ये ज़रूरी था कि मैं अपने घर पे भी इस बात की सूचना दे दूँ। बिल्कुल। तो मैं और जया वहाँ से निकले दिल्ली से और हम ग्वालियर पहुँचे, और ग्वालियर में पहुँचने के बाद फिर हमने अपने मित्रों से कहा कि अगर वो काम करना चाहें भारत भवन में, तो स्वामी जी ने कहा है कि मैं अपने मित्रों से बात करके अगर वो आते हैं काम करने के लिए तो आ जाएं। तो बतौर जॉब या फिर ऐसे? अभी फिलहाल जॉब जैसी कोई स्थिति नहीं थी, क्योंकि एक भारत भवन के ऑफिस का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था। Okay. तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ये सब चीज़ें होनी थी, लेकिन स्वामी जी ये चाहते थे कि अभी जिस काम के लिए हम शुरुआत कर रहे हैं उसमें कुछ समझदार हैंड्स की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो अगर आर्ट्स कॉलेज के आर्ट्स के पास आउट स्टूडेंट होंगे तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा। तो मैंने उस समय जितने भी पास आउट थे मेरे साथ के, उन सभी लोगों को मैंने कहा था। तो उसमें से यूसुफ और स्वर्णकार आ गए थे भोपाल, और मैं यूसुफ और जया तो हम स्वामी जी के साथ ही रुके थे निशात कॉलोनी में शुरुआत के दिनों में। तो वहाँ पे ये काम चलता था। भारत भवन का कोई ऑफिस तो बना नहीं था, तो कला परिषद में ही ऑफिस चलता था। तो हमारा रोज़ सुबह आना जाना जो है स्वामी जी के साथ ही होता था जी। तो उस दौरान ये बात हुई थी कि जो कलेक्शन है ट्राइबल का तो वो कैसे किया जाए। तो इनिशियली पहले शायद इन लोगों ने मतलब एक सो कॉल्ड सलाहकार समिति बन गई थी, इसमें अपने इंदौर से गुरुजी थे। तो तय ये हुआ था कि कुछ सीनियर आर्टिस्टों को बुला लिया जाए और उनसे पहले बात की जाए। और गुरुजी कौन? गुरुजी यानी विश्व चंचालकर जी इंदौर से। अच्छा, दूसरा एक चीज मैं ये कहना चाहूँगा, आप लोगों को साउंड प्रॉपर आ रही है क्या? अगर आपको आवाज़ अच्छी आ रही है तो एक बार यस लिख के आप ज़रूर बताएं, क्योंकि या फिर हमें थोड़ा लाउड बोलना है वो भी आप बोल सकते हैं जी। तो हुआ ये कि ये तय हुआ कि सीनियर आर्टिस्टों को ये बोला जाए कि भाई वो एक बार यहाँ पे बैठ के मीटिंग करें और फिर सोचा जाए कि भाई किसको कैसे क्या भेजा जा सकता है। तो स्वामी जी ने और विष्णु चंचालकर जी ने जो लोगों को सीनियर आर्टिस्टों को बुलाया हुआ था उनसे बातचीत की। तो उनको बातचीत में कुछ ऐसा नज़र आया कि अगर हमने ये काम इनको दिया जी और ये इंटीरियर में गए और ट्राइबल आर्टिस्टों से कांटेक्ट में आए, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये बीइंग ए आर्ट टीचर या अपने आप को मतलब ट्रेंड टीचर मानने के उसमें ये उनको गाइड करने लगे। ओके। क्योंकि ये मतलब सामान्यतः ये होता है कि हर आदमी अगर बताता है, हाँ मतलब बताने की कोशिश करता है, अगर वो थोड़ा सा अपना श्रेष्ठत्व सिद्ध करने के चक्कर में फिर वो प्योरिटी खत्म हो जाती है। और दूसरी बात है कि ट्राइबल आर्टिस्ट तो इन सारी चीज़ों को मतलब जो आपके एकेडमिक अप्रोच है आर्ट का उससे तो अनभिज्ञ रहता है, उसको तो जो ठीक लगा वो उसने कर डाला। बिल्कुल।
अब ऐसे व्यक्ति को अगर आप गाइड करेंगे तो फिर वो उसमें से वो चीज़ नहीं निकलेगी जो एक उसकी अपनी है। बिल्कुल। फिर वो ये है कि उसके ज़रिए आप अपनी चीज़ निकालने लगते हो। तो ये जो खतरा है ये स्वामी जी ने और इन्होंने भाप लिया पहले था। भाप लिया था। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा ना हो, तो कम उसके लिए उन्होंने सोचा कि जो पास आउट हैं और जो थोड़े बहुत फील्ड में हैं उनका बाकायदा इंटरव्यू लिया जाए और फिर उनमें से 5 या 6 लोगों को चुना जाए और उनको आर्ट स्कूल के ही स्टूडेंट्स हैं जो शायद पास आउट भी हो सकते हैं और अगर कोई वहाँ काम पढ़ रहा हो तो वो भी हो सकता है। तो हर एक के अंडर में एक ऐसे 5-5 स्टूडेंट का एक ग्रुप बना के और उसमें डाला जाए। फिर इनको अलग अलग ट्राइबल और लोक क्षेत्र में भेजा जाए कलेक्शन के लिए। तो उस दौरान जो मीटिंग में और उसमें स्वामी जी ने एक बहुत अच्छी बात की थी इसी खतरे को भाप के कि आप उनको गाइड ना करो। तो उन्होंने सारे ही ग्रुप लीडर्स को ये बहुत सख्त चेतावनी दी थी कि वो किसी भी आर्टिस्ट के उस पर कोई क्रिटिकल कमेंट नहीं करेंगे, मटेरियल को लेके नहीं करेंगे, फॉर्म को लेके नहीं करेंगे, चॉइस को लेके नहीं करेंगे। आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं कि हमने आपको ये चीज़ दी है तो आप इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। अच्छा, मटेरियल भी आप लोग सब साथ में लेके हाँ, मटेरियल हम सब लोग साथ में लेके गए थे क्योंकि वहाँ पे रंगों का और इसका कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी कहाँ नहीं मिलेगी ये एक वो था। हम कागज़ लेके गए थे, पेंट्स के रबर, पेंसिल और ये आइडिया बहुत अच्छा था, ये सारा कुछ लेके गए थे। फिर हमने ये सोचा कि चूँकि उनको गोबर जैसे रंग पे काम करने की आदत है जी, तो किसी ने सुझाया था उस समय कि आप अगर बिटुमन पेपर का रोल लेके जाएं तो उसमें एक तो दीमक नहीं लगेगी और वो दिखने में उनको अपने गांव की झोपड़ियों के सरफेस से मिलता जुलता लगेगा। तो फिर हम वो लेके गए थे और जाहिर है कि मतलब हमको काफ़ी उसमें हुआ। इवन मैं उसको मंडला में जनगढ़ को लेके आया जो बाद में बहुत मतलब प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में उभरा। तो उसमें वाइट के मुकाबले में वही अपना बिटुमेन पेपर ही चुना था और उसका जो सबसे पहला चित्र है बड़ा देव का जो एक्चुअली उसने बड़ी साइज में और भारत भवन के लिए बनाया था। तो ये बिटुमेन पेपर कौन से कलर का होता है? बिटुमेन पेपर ऑलमोस्ट एक्चुअली बांस पेपर होता है जिसकी ब्राउनिश, हाँ 2 या 3 लेयर जो है वो बिटुमेन के उसके साथ लेयर के साथ पेस्ट अप होती है, सैंडविच बनता है। तो वो दिखने में वो बिल्कुल गोबर की तरह लगता है। और ये चांस की बात है कि मुझे अगर पहले से कुछ पता होता तो मैं कुछ इमेजेस भी दे सकता था। नहीं, इमेजेस के लिए हम जूम पे एक टॉक और करेंगे जिसमें आपके काम के चित्र, फिर उस समय के चित्र को उनके काम और अप्रोच का आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। एक बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशन की शुरुआत बड़े उसके साथ हुई थी। और अच्छा, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो भी मित्र देख रहे हैं आप लोग अपने मित्रों से लाइव को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक फिंगर टिप्स पे आप दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे लोगों को भी इस बातचीत का आनंद मिल सके। जी, तो आप ये जितने भी काम और वो और लोगों को देखने को मिले और ये इंस्टीट्यूशन जो है वो एक बड़े इम्पोर्टेंट म्यूज़ियम के तौर पे उभरा है। जी, तो इस तरह की चीज़ को लेके स्वामी जी बहुत सतर्क रहते थे और बहुत सारे चीज़ें मतलब उनके साथ रहने का मतलब है कि रोज़ आप कुछ नई और महत्वपूर्ण चीज़ सीखें। उनका स्वभाव कैसा था? उनका स्वभाव तो मतलब मेरे लिए तो हमेशा ही अच्छा रहा है जी। लोग बाग उनसे डरते बहुत थे क्योंकि वो तो भारी आवाज़ भी और नॉलेज, मतलब आप उनको किसी चीज़ में आप उलझा नहीं सकते थे उनको। वो खुद पॉलिटिक्स में रहे, मेडिकल उसमें जाने का इरादा था, आधी अधूरी पढ़ाई छोड़ के और उन्होंने वो किया। पॉलिटिक्स में भी उन्होंने पहले कम्युनिस्ट पार्टी के लिए शायद काम किया था, बाद में सोशलिस्ट पार्टी में उनके साथ उनका वैचारिक वो हो गया था। हाँ, और हमेशा वे पॉलिटिकल फील्ड में भी जो टॉप पॉलिटिकल फील्ड के जो टॉप ब्रास रहते थे, जैसे जॉर्ज फर्नांडिस हुए, अमृता जी थी, डांगे साहब थे, तो इन लोगों से उनका विचार विमर्श और बातचीत वगैरह होती थी। तो एक
काफ़ी सुलझे व्यक्तित्व के आदमी थे, तो कोई हल्कापन उनके साथ उनको पसंद नहीं आता था। अच्छा, दूसरा तो थोड़े से उनसे डरते थे। दूसरा एक चीज, जैसे आपने एक आपका जो नामकरण है वो अटल जी ने किया था, वो किस्सा भी हम चाहेंगे कि नहीं, उसका इससे कोई नहीं, लेना देना नहीं है। पर हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ये चीजें छोटी छोटी चीजें ही है ना, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होती हैं। नहीं, वो ये जरूरी भी नहीं है कि मालूम हो। हाँ, पर ये किस्सा तो एक अलग ही तरह का किस्सा है ना। हाँ, लेकिन इसका आर्ट फील्ड से कोई लेना देना नहीं। पर ये बहुत बड़ी बात है, हमें ऐसा लगता है। नहीं, मुझे तो नहीं कह रहे, लेकिन अब ये है कि मेरे चाचा जो है वो अटल जी के काफ़ी अच्छे मित्र थे, क्लोज। और ये अपने ग्वालियर में एक महाराष्ट्र सदन करके एक जगह है, जी। आमने सामने 2 बिल्डिंग्स थी, और उसके पीछे हमारे चाचा रहते थे, और वो अटल जी काफ़ी मित्र थे, और अक्सर वो बौद्धिक के सिलसिले में नीचे आते थे। तो जब मेरा जन्म हुआ तो उन्होंने जिक्र किया मेरे चाचा ने अटल जी से ऐसे ही कि वो मेरा भतीजा हुआ है और उसका नामकरण करना है वगैरह है, और मैं शायद जाऊँ शिवपुरी। तो अटल जी ने मतलब उन्होंने पूछ लिया कि वो क्या नाम सुझा सकते हैं, क्योंकि उनको अटल जी पे काफ़ी वो था, और अटल जी साहित्य की रुचि और पढ़ने लिखने में, कविता वगैरह में बिल्कुल उस समय से भी उनको उनकी रुचि थी। तो उस समय अटल जी विवेकानंद ग्रंथावली पढ़ रहे थे, समग्र विवेकानंद। तो उन्होंने कहा कि तुम विवेकानंद रख दो। तो उनके चाचा के कहने पे मेरा नाम विवेकानंद रख दिया गया। और जब मैं यूपी साइड में पढ़ने के लिए गया तो मेरे नाम को लेके वहाँ पे काफ़ी उपहास करते थे, क्योंकि वो विवेकानंद जो है वो देवानंद और फिल्म दुनिया के साथ जोड़ा, क्योंकि वहाँ पे शायद विवेकानंद जी को इतने लोग नहीं जानते थे स्कूल वूल में कि वो, तो वो फिर मेरे नाम के आगे से आनंद जो हट गया, और विवेक नाम से ही मैं मेरे आगे की जर्नी जो हुई है वो विवेक नाम से। पर ये तो अद्भुत एक छोटा सा कहानी है जिसका आर्ट से। अच्छा, दूसरा हमारे पास है ना कुछ चीजें हैं, जैसे जो गढ़ी में पहला सिल्क स्क्रीन का वर्कशॉप हुआ, तो उसके बारे में भी हम कुछ चाहेंगे कि आप शेयर करें, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे किस्सों से ही ये जो किताब आने वाली है उसमें बहुत सारे ऐसे किस्से पूरे डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे पास उसके छोटे छोटे कुछ लाइंस हैं जो वो हम सर से चाहेंगे कि जो भी उनके स्मृति में हो वो शेयर करें। स्क्रीन का ऐसा हुआ था कि जब हम वहाँ गढ़ी में काम चल रहा था तो गढ़ी में स्क्रीन के लिए जगह नहीं थी, और वहाँ 2 ही काम होते थे, लिथोग्राफी होती थी और एचिंग होता था। और उसके लिए बड़ौदा से अपने अवकाश प्राप्त प्रोफेसर थे जोगड़ेकर साहब, और स्टूडियो इंचार्ज के रूप में देवराज जैसे काफ़ी मंजे हुए प्रिंट मेकर थे जी। तो ये वहाँ होता था, फिर भी एक ये था, बहुत सारे लोग बागों को जो है वो एचिंग और लिथोग्राफी काफ़ी टीडियस वो लगता था। तो कभी जिक्र होता था कि भाई अगर स्क्रीन भी यहाँ शुरू हो जाए तो बेहतर होगा। उसी दौरान मंजीत वापस लौट के आए ब्रिटेन से, वो एक कुछ सांस्कृतिक यात्रा पे गए थे अपनी पत्नी के साथ। तो जब लौट के आए तो वो कुछ वहाँ सीख के आए थे नई टेक्निक जी, तो वो कुछ मटेरियल भी लेके आए थे। तो ऐसे ही बातचीत में एक बार हुआ कि क्यों ना सिल्क स्क्रीन यहाँ शुरू किया जाए। अब वहाँ उस समय स्थिति ये थी कि शुरुआत के 4 स्टूडियो ही बने थे, तो इतनी जगह नहीं थी कि सिल्क स्क्रीन के लिए कोई जगह दी जाए। तो हर स्टूडियो में एक लॉफ्ट हुआ करता था, जो नॉर्मली एक्चुअली किचन या आर्टिस्ट को रेस्ट करने के लिए बनाया गया था। तो वहाँ पे सोचा गया कि वहाँ पे हम एक ट्रायल बेसिस पे शुरू करें। तो मंजीत ने स्वामी के स्टूडियो में ऊपर, जहाँ पहले मैं काम करता था, वहाँ पे स्क्रीन का टेबल वगैरह लगा के हमने वहाँ स्क्रीन प्रिंटिंग शुरू की। और शुरुआती दिनों में हमने भवेश सन्याल जी के कुछ प्रिंट के आउटपुट निकाले। फिर ये सोचा गया कि एक वर्कशॉप यहाँ कर लिया जाए स्क्रीन तक, ताकि लोगों को पता लग जाए कि यहाँ पे स्क्रीन प्रिंटिंग शुरू हो गया है। तो उसमें मंजीत, अमिताभ और 2-3 लोग, उसमें स्वामी जी भी थे, किशन खन्ना से भी कहा गया, हिम्मत से भी कहा गया कि भाई आप भी आके और काम कीजिए। तो उस दौरान फिर स्वामी जी ने करीब 7-8 प्रिंट बनाए थे,
और वो एक शायद जापान बैनाले में उन्होंने वो प्रिंट भेजे भी, और बड़े खूबसूरत प्रिंट बने थे। कुछ जो है भारत भवन के कलेक्शन में भी है। और इनके बाद में हमने उसी स्टूडियो में एक स्वामी की किताब हुई थी कविताओं की, जो उन्होंने अपने मित्र सर्वेश्वर दयाल जी को समर्पित की थी, तो उसका कवर भी हमने वहीं पे छापा था। तो स्वामी जी जैसे पहले दिल्ली में थे, फिर भारत भवन में आए, ऐसा? हाँ, दिल्ली में तो मतलब वो रहते ही थे, और ये 78-79 में एक्चुअली अशोक जी की और ये टनाल में जो बात हो गई थी वो 76। अच्छा, वो जब में ऐसा कहा जाता है कि वो शिमला से आए थे या हिमाचल पहाड़? नहीं, शिमला में उनके खेत थे, और वो वहाँ उनका एक कोटखाई में रहने की जगह भी थी, जहाँ अक्सर ये गर्मियों में अगर अंबादास भी आ जाते थे तो अंबादास और स्वामी जी वगैरह जाते थे, और वहाँ वो सेब के बगीचे की थोड़ी बहुत देखभाल करते थे। स्वामी जी को बहुत दिलचस्पी नहीं थी, स्वामी जी चाहते थे कि वो जल्दी से जल्दी बिक जाए, लेकिन स्वामी जी के एक मित्र थे जो वहाँ पुलिस में DIG थे शायद वो वहाँ पे, तो उनके वजह से वो उसका देखरेख कर लेते थे, और स्वामी जी के ऊपर बहुत ज़्यादा उसका टेंशन नहीं था, तो स्वामी जी का अपना पेंटिंग में। लेकिन वो तो इंदिरा जी ने बुलाया था? नहीं, यहाँ पे जो है वो अशोक जी और उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह जी। तो ये इनकी थी कि भाई इन बड़े लोगों को जोड़ा जाए, जो कि बहुत अच्छा प्रयोग साबित हुआ, क्योंकि आज भी भारत भवन का जो एक गरिमापूर्ण स्थान है संस्कृति में, वो एक अपने आप में एक मतलब क्या बोलते हैं उदाहरण है। बिल्कुल, बहुत सारे, और ऐसा तो दूसरे जगह भी होना चाहिए था। हाँ, होना चाहिए था। तो लोग असल में क्या होता है कि इमारत वो नहीं बनाती है, आदमी बनाते हैं। बिल्कुल, लोग बाग इमारत तो बहुत बड़ी बड़ी बना खड़ी कर लेते हैं, लेकिन उसमें काम वो नहीं होता जिसके लिए वो इमारत बनाई गई है। तो ये एक वो था, मतलब मुझे याद है कि हमें वो एक तरह से अपने जीवन का श्रेष्ठ समय लगता है जब भारत भवन के शुरुआती दौर में 80 से लेके 84 तक का टाइम जो रहा है, वो एक तरह से हमारी ज़िंदगी के लिए बड़ा स्वर्णिम रहा है, क्योंकि हमने संस्कृति के मतलब चाहे वो चित्रकला हो, मूर्तिकला हो, लेखन हो, अपना ड्रामा हो, फिल्म हो, इस क्षेत्र के जो जिसको बोलते हैं ना कि स्वर्णिम युग, नहीं, वो लोग जो एक इसके एक अपने जीते जागते उसके गुरु भी थे। और कौन कौन थे तब अब यूँ समझ लीजिए कि कारण जी आ चुके थे, हबीब तनवीर भी भोपाल में रहने लगे थे, गिरीश कर्नाड उसमें सलाहकार समिति में चुन लिए गए थे, दिलीप चित्रे थे, और मंसूर जी आते थे, कुमार जी थे, और यामी कृष्णमूर्ति थी, हाँ कुमार गंधर्व जी थे। और ये सारे लोग बाग जो है वो एक तरह से इसमें अपने यहाँ से मुंबई से पूरा देश पांडे थे, विजय तेंदुलकर जी थे, तो ये सारे लोग बाग जो अपने अपने क्षेत्रों के दिग्गज लोग थे, वो सारे इसमें काम कर रहे थे। और मतलब रंगमंडल में जो काम हुआ है ड्रामा को लेके, वो अपने आप में एक उदाहरण है, क्योंकि अगर आप इंस्टीट्यूशनल वो देखा जाए तो दिल्ली में NSD शुरू हो चुका था, इसके बावजूद एक ऐसी छोटी वो खड़ी करना जिसमें से कुछ बेहतरीन लोग निकल सके, तो ये अपने आप में बड़ी बात है वाकई। और ये सारी ही चीज़ें मतलब अब जैसे वहाँ ग्राफिक के स्टूडियो में काम करने के बाद मैंने और यूसुफ ने यह तय किया था कि हम अपने स्टेट में जाके भी ग्राफिक का, क्योंकि ग्राफिक में मूल रूप से जो मशीनरी लगती है वो हर जगह अवेलेबल नहीं, हर एक को अवेलेबल होना पॉसिबल नहीं था। तो हमने भारत भवन में स्वामी जी चूँकि वहाँ गाड़ी में रह चुके थे और उनको ये मालूम था कि एक नया माध्यम है और आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए ये माध्यम ज़्यादा असरकारक होगा या उनका इंटरेस्ट होगा इसमें, तो उन्होंने एक बड़ा हिस्सा जो है वो ग्राफिक स्टूडियो के लिए वो कर दिया था, अलॉट कर दिया था। और वहाँ पे जो स्टूडियो बना ग्राफिक का
वो अपने आप में इस तरह का था कि मेरे ख्याल से भारत का कोई ऐसा प्रिंट मेकर नहीं है जिसने भारत भवन में आके काम नहीं किया उस स्टूडियो में और उसकी तारीफ नहीं। अच्छा, दूसरा आप एक बात जो बता रहे थे कि जैसे ये भारत भवन बना है, ऐसे बहुत सारे स्टेट में इसकी योजनाएं चल रही थी उस समय, कुछ ऐसा? हाँ, बहुत सारे इसमें मतलब बहुत सारे स्टेट्स के लोग बाग आए थे और वो अशोक जी से मिलते थे कि भाई हमको भारत भवन देखना है और हमको हमारे मतलब सीएम सचिवालय ने या सीएम ने खुद बोला है कि आप जाके वहाँ देख के आइए और यहाँ भी एक इस तरह का भारत भवन बने। तो अशोक जी तो भेज देते थे उनको यहाँ पे, तो वो पूरा दिखाने का और इसका सारा जिम्मा रूपंकर के पास था। तो उसमें उन्होंने ये खास मार्क किया है कि जो किसी भी चीज़ की जो जिसको बोलते हैं ना लाल फीताशाही में चीज़ का अटकना जो है वो एक्चुअली इस काम के लिए ज़्यादा नुकसानदेह साबित होता है। तो एक बहुत छोटा सा मामला हुआ था उस समय कि जो पहले कालिदास सम्मान दिए जा रहे थे शायद संगीत के ऊपर, मुझे अभी एकदम ठीक से याद नहीं है, लेकिन वो श्रीनिवास मंगुड़ी जी अय्यर जी और अपने मल्लिकार्जुन मंसूर जी दोनों के बीच टाई हो रही थी। जो जूरी मेंबर थे वो चाहते थे कि कुछ चाहते थे इसको मिले, कुछ चाहते थे उनको मिले, तो वो फाइनली ये डिसाइड हुआ था कि दोनों को दिया जाए। ओके। तो अब जब दोनों को दिया जाए तो अवार्ड तो नहीं बटता तो बटेगी राशि। तो थोड़ा सा जरा ये था, तो ऐसी बातचीत हुई कि वही इसकी राशि तो वहाँ सीएम ने मैसेज किया कि भाई वो दोनों को बराबर राशि 1 लाख रुपए जो तय है वो दोनों को दिया जाए। और ये इतना फ्रीडम तो इतनी फ्रीडम जो है होना चाहिए उसमें और शायद स्टेट में नहीं थी। तो वो जो स्टेट से लोग आए थे, जब उन्होंने ये वार्तालाप होते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो है वो लाल फीताशाही के से मुक्त हैं और आप इतने मतलब स्वतंत्रता से इस तरह के काम आपके यहाँ हो रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो होना जरा मुश्किल है। मेरे ख्याल से अभी भी हो सकता है, अगर जैसे जो बोलते हैं ना कि ब्यूरोक्रेसी में अगर सपोर्ट मिले ऐसे, तो हर जगह संभव तो है। होता यही है कि नियम जो बनते हैं वो एक व्यवस्था के लिए बनते हैं, लेकिन लोग बाग जो है उन नियम का इस्तेमाल अपनी सत्ता प्रस्थापित करने या दूसरे को हरेस करने में ज़्यादा उनकी दिलचस्पी होती है। वो नियम का हर नियम का एक अपवाद होता है, तो वो अपवाद की तरफ उनका कभी ध्यान ही नहीं होता। वो नियम को उस कदर मतलब रूढ़ रूप से लगाने में वो करते हैं, इसलिए चीज़ें पनप नहीं पाती। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि अभी जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, हम अगर म्यूजियम की बात करें तो भारत भवन उस खुद में एक म्यूजियम जिसके अंदर बहुत सारे जैसे अलग अलग छोटे छोटे म्यूजियम है, ट्राइबल म्यूजियम है, कंटेम्प्रेरी जो म्यूजियम है, वो उस तरह से प्रदर्शनियाँ वहाँ हमें देखने को मिलती हैं। उस तरह का सेम एग्जाम्पल जैसे अभी पटना बिहार म्यूजियम की बात करें, वो एक बड़े रूप में है। तो ऐसा अगर हर एक स्टेट में उस तरह का एक बड़ा स्वरूप दिखे तो आसपास के जो लोकल जो चीज़ें हैं वो तो आएंगी म्यूजियम में, और मेरे ख्याल से उसका एक अलग तरह का एक मैसेज जाएगा। नहीं, मैंने यही बोला ना कि वास्तु के रूप में तो ये सारी चीज़ें बन जाती हैं। मतलब इवन बिहार म्यूजियम में भी शुरुआती दिनों में यहाँ हमारे यहाँ जो हमारे मित्र थे यूसुफ, यही वहाँ पे डायरेक्टर होके गए थे जी। तो राजस्थान में भी एक जवाहर वो बना हुआ है कला केंद्र। हाँ, तो वास्तु के रूप से और सुविधाओं के रूप में वो अच्छा है, लेकिन वही बात है कि वहाँ पे कोई कल्पनाशील सर्जक विचारवान जो आगे की बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र ध्यान रखते हुए जो है पूरी व्यवस्था देखे, बिल्कुल, तो ये नहीं संभव हो पा रहा है। और दूसरी बात है कि हमारे यहाँ एक त्रासदी है कि राजनीतिज्ञों के दिमाग में कला और संस्कृति जो है सबसे आखिर में है। बिल्कुल, मतलब जबकि ये होना चाहिए। ये भूल जाते हैं, बातें ज़रूर करते हैं कि घर में और बाहर से शुरुआत से ही जो है आदमी के क्या चरित्र का वो निर्माण किया जाना चाहिए, लेकिन चरित्र निर्माण के लिए जो अत्यंत आवश्यक चीज़ें हैं उनसे ही जो है आप दूरी बना के रखते हैं। पहले सारे मतलब हम राजनीति की बात न करें तो सारी संस्थाओं में
जिस तरह से प्राइमरी और इसमें जो पढ़ाई की जाती थी जी उसमें आर्ट और क्राफ्ट एक रेगुलर हिस्सा था। उसमें आप चाहें तो संगीत भी ले सकते थे। बिल्कुल। मतलब पहले स्कूलों में आर्ट और संगीत होना एक सामान्य बात थी, बिल्कुल। और आज जो है वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। पर अभी जो चीज़ें हैं ना, मतलब मैं अभी जो देख रहा हूँ अभी वो चीज़ें वापस आ रही हैं। मतलब एक चीज़ें तो कंपलसरी की हैं, बट वो जिस तरह से वो फ्रीली वो काम करना वो चीज़ें नहीं होती हैं। पर जो आर्ट एंड क्राफ्ट तो आजकल हर स्कूल में एक बेसिक वो बना दिया गया है। चाहे हाँ, अभी सरकारी बना स्कूल तो दिया गया है, लेकिन अभी उसका कोई उस पर उस तरह से काम नहीं होना परिणाम जितना होना शुरुआत चाहिए। मतलब परिणाम मिलना शुरुआत नहीं हुआ है। जी। क्योंकि अब ये देखिए, मैंने ये कई बार देखा है कि एक प्रोग्राम होते हैं, उसमें म्यूज़िक में या परफॉर्मिंग आर्ट में कोई अगर पीएचडी या डीलिट वगैरह ये सब इस तरह की जो डिग्रियां जो सो कॉल्ड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने कंपल्शन किया था इसको लेके, जी उसका कोई अर्थ इसलिए नहीं बनता है कि एक आदमी अगर अच्छा गा नहीं पा रहा है और वो पीएचडी किए हुए है, तो वो संगीत के क्षेत्र में क्या योगदान देगा। बिल्कुल। मतलब एक पेंटर है, अगर वो पेंटिंग करना नहीं जानता और वो अगर पीएचडी है, तो वो क्या शिष्य वर्ग पैदा करेगा। बिल्कुल, ये तो सही तो बात है। ऐसे इसमें ये एक बहुत बड़ी बात थी कि आप जो है इन चीज़ों की तरफ एक चीज़ है जैसे त्रिनालय का शुभारंभ और पुरस्कारों की घोषणा, जैसे एक ये है, तो उसको लेके आपके मन में जो भी स्मृतियाँ हैं उसको आप शेयर कीजिए। असल में उन दिनों त्रिनाले का वहाँ पे होना ये अपने आप में मेरे लिए एक अच्छे ट्रेनिंग की शुरुआत हो गई थी। एक आपकी आमद के साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक बड़ी प्रदर्शनी हो रही थी, जहाँ मुझे इतने सारे लोगों के काम बहुत नज़दीक से देखने को मिल रहे थे। जी। जो फॉरेन के आर्टिस्ट अपने काम को लेके आए थे वो, और जो जूरी के लिए चुने गए थे वो। जी। फिर जूरी की जो टिप्पणियाँ होती थी काम को लेके वो सुनने को मिल रही थी। फिर जब ये हुआ कि इसका डिस्प्ले कई जगह होना था, क्योंकि ललित कला में इतनी जगह नहीं थी, तो जगह का चयन करने के लिए प्रगति मैदान में फिर वो एक जगह देखी गई। उस समय बहावलपुर हाउस करके जो था, जहाँ पे एनएसडी का या वहाँ पे शायद एक आजकल लाइब्रेरी बीच में थी, तो वो एरिया था। इस तरह से 3-4 जगह पे लगना तय हुआ। फिर अब इतनी जगह एग्जीबिशन लगनी है, तो उसके लिए एग्जीबिशन लगाने के लिए आदमी भी चाहिए। तो इस तरह के इसमें मेरे को रिचर्ड के साथ और अमिताभ और मंजीत, ये इन लोगों के साथ जो है मेरे को डिस्प्ले करने का एक मौका मिला। तो मेरे को समझ में आया कि भाई डिस्प्ले अगर आप किसी आर्ट ऑब्जेक्ट का कर रहे हैं, तो किन किन चीज़ों की तरफ ध्यान रखना चाहिए। क्या उसका अपना हर आर्ट वर्क का एक ऑरा होता है, जो उसका प्रभाव होता है, उसको पूरा सम्मान देते हुए कितनी स्पेसिंग दी जाए, क्या लोकेशन की जाए, किस तरह की लाइटिंग की जाए, ये सारे बहुत सारी चीज़ों के मार्गदर्शन जो है वो इन लोगों से भी, और जो कई बार लोग बाग देखने के लिए आते थे कि कैसा डिस्प्ले चल रहा है, तो वो भी कोई सुझाव देते थे। तो उससे ये सारी चीज़ें जानने को मिली। एक तो क्या है, शुरुआत में ही आपको इतने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के काम देखने को मिल रहे हैं, और अच्छा, लास्ट त्रिनालय करने को कब मिल हुआ? रहा है। फिर लास्ट त्रिनालय का मुझे मालूम नहीं, लेकिन त्रिनालय जो है वो मेरे ख्याल से अभी तो शायद बंद है ना? हाँ, काफ़ी लंबे समय से बंद है। मतलब हमारे समय 99 मेरे ख्याल से 90 के बाद उसमें अवार्ड भी होता था क्या? हाँ, उसमें अवार्ड होते थे, और मतलब हालांकि अवार्ड की राशि उस समय बहुत कम थी, लेकिन पर एक अंतर्राष्ट्रीय मतलब ये तो कहीं ना पुरस्कार कहीं प्राप्ति का एक वो तो होता ही है। दूसरा एक चीज तो मुझे लगता है कि इससे तो कहीं ना कहीं आर्ट फील्ड का नुकसान हुआ है, क्योंकि अगर मान लीजिए 20 साल से बंद है या 25 साल से हम लोग खुद ही देख रहे हैं कि अभी तक नहीं हुआ है, तो उसमें हर एक कोई भी किसी को भी मिले, लेकिन वो एक आर्टिस्ट इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन तो मिलता था हमको, वो उस चीज का तो मैं अभी मैं और किसी फील्ड की बात नहीं करूँ, लेकिन आर्ट खासकर पेंटिंग में जी ये स्थिति संगीत में नहीं है। और ये मतलब हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है
कि संगीत में इतने इंस्टीट्यूशन नहीं है शासकीय जी। और ये नहीं हो, सारी चीज़ें सुविधाएं नहीं है, इसके बावजूद भी संगीत में जो काम हो रहा है वो ज़्यादा ठीक हो रहा है। और हमारे पेंटिंग में अभी क्या ये स्थिति हो गई है कि हर वो व्यक्ति जो किसी सरफेस के ऊपर पेंट लगा सकता है या किसी इसको खोद सकता है या किसी इसको काट सकता है, ढाल सकता है, वो सारे आर्टिस्ट हो गए हैं। और इतने ज़्यादा वो है, और आपको मोहल्ले में जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं मिल जाएंगी, मतलब नाम से स्तर भले ही ना हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय, और हर चौथा आदमी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से सम्मानित होता है या अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त होता है। इसका भी तो एक क्राइटेरिया डिसाइड होना चाहिए। होना चाहिए ना, मतलब अभी ये था कि अगर आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, इसका मतलब एक ही होता था कि आपको ललित कला एकेडमी के जो 10 पुरस्कार चुने जाते थे उसमें से इसी वर्ष जो है आपको वो पुरस्कार मिला है। लेकिन आज जो है, आज आप किसी के बायोडेटा को उठा के देख लीजिए, उसमें ये लिखा होता है कि उनको अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। राष्ट्रीय पुरस्कार एक ही होता है जो नेशनल एकेडमी देती है। अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार, अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, आप देख लीजिए। और अनेक जगह उनकी प्रदर्शनियां हुई है। और अनेक शब्द का ऐसा है कि आप फिर एक के बाद दूसरे 2 या 3 हो जाते हैं तो वो अनेक हो जाते हैं। तो इस तरह का मामला था। तो मुझे उसमें मतलब बैनार में और मेरे पहले उसमें उनके मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। इसके ऊपर आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, ये उसके अगले का जो है वो मतलब नेक्स्ट स्पेस में ये पॉलिटिकल वगैरह इसको तो वो किताब में ही पढ़े। हाँ, बेहतर ये कि ये सारी चीज़ें जो है वो किताब में आपको बहुत मिलेगी। अभी तो मुझे एकदम क्या याद से भी नहीं आ रहा है। बिल्कुल। और तो ये किताब कब तक आने के आसार हैं? ये किताब जून में आ जाएगी निश्चित रूप से। ओके। हाँ, तो हम आपको इस किताब के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, और आने वाले समय में हम चाहेंगे कि आपके काम और जो आपने फोटोग्राफ्स की बात की उसके साथ हम एक परिचर्चा और करें, जिसमें आपके जीवन के और आपके काम। ये किताब जो है वो मतलब सौभाग्य की बात है कि ये किताब जो है वो स्वामी जी, इसकी शुरुआत कैसे हुई? हाँ, स्वामी जी जिस गैलरी से बहुत शुरू से जुड़े रहे हैं जी, तो उस गैलरी में एक उसका जिक्र तो रवि जी का जो मालिक हैं धूमीमल गैलरी के, उनका जिक्र काफ़ी मैंने उसमें किया है। और मैं उनसे खुद मिला भी हूँ। हमारा करीब करीब दिन का उन दिनों जो है मेरा सुबह का जो टाइम है करीब करीब 12-1 बजे तक का जी, वो अक्सर धूमीमल गैलरी में होता था रवि जी के साथ। मैं, स्वामी जी और रवि जी बैठ के गप्पे, मतलब वो दोनों गप्पे मारते थे, मैं तो खैर काम वाम देखता था जो गैलरी में लगे रहते थे। तो वो काम देखने का मतलब इतनी मुक्त उसके साथ काम देखना मुझे बहुत मौके उसके मिले। नहीं तो आप किसी गैलरी में जाके इतने आराम से काम देखने का मौका नॉर्मली मिलता नहीं है, खासकर कमर्शियल गैलरी में। तो ये एक मौका रहा। और जब मैंने उनसे जिक्र किया उनके रवि जी के सुपुत्र उदय जैन से जी, ऐसे ऐसा है, और उन्होंने भी 1-2 शायद पढ़ी होंगी, तो ये तय हुआ कि हाँ वो जो है धूमीमल गैलरी इसको स्पॉन्सर करेगी। तो ये हालांकि ये किताब और पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से मामला टलता गया। और सबसे बड़ी मुझे जो प्रॉब्लम हो रही थी वो ये थी कि स्वामी जी को खुद के फोटोग्राफ निकाला जाना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था। तो उनके जो फोटोग्राफ हैं, जो बेहतरीन फोटोग्राफ जो मुझे लगे, वो ज्योति भाई ने खींचे हुए हैं। और ज्योति भाई ने एक तो वो फोटोग्राफ कई जगह बहुत छप चुके हैं, और ज्योति भाई ने उनको शायद उसकी कॉपीराइट उन्होंने किसी आर्ट एशिया या ऐसा कुछ नाम की संस्था है उसको दिया हुआ। और बाकी जो स्वामी जी इतने साल वहाँ भोपाल में रहे, लेकिन वहाँ पे किसी ने भी उनका कोई बहुत अच्छा छायाचित्र नहीं लिया। ये एक बड़ी शर्म की बात है। और उनके जो और फोटोग्राफ्स हैं वो दिल्ली में किसी न किसी प्रेस फोटोग्राफर से लिए हुए, मीडिया के लोगों ने लिए हुए फोटोग्राफ हैं, तो उनके फोटोग्राफ नहीं मिल रहे हैं। हाँ, किसी फंक्शन के फोटोग्राफ में स्वामी जी का वो व्यक्तित्व मैं जो जिस तरह से चाहता था, जो इन्होंने कई जगह पकड़ा ज्योति भाई जी ने, लेकिन वो फिर इस किताब के साथ नहीं जा रहे। अच्छा, दूसरा आपने एक चीज़ और कहा था, उसकी ढूंढने में लगा हुआ हूँ मैं भी।
ओके, अगर हमारे पास कुछ अवेलेबल है तो हम देखते हैं कुछ ऐसे मिलेंगे तो। और दूसरा एक चीज़, आप लोग जब वो कोरबा ये करने के लिए गए थे तो आपने एक जिक्र किया था कि वो कलेक्टर को लेटर लिखने वाला एक हाँ किस्सा नहीं, था। ये तो स्वामी जी ने ही बताया था, क्योंकि वो तब हम लोग तो अपने अपने काम में लग गए थे, मतलब हमें जॉब दे दिया गया था भारत जी। भवन में, और मैं डिज़ाइन यूनिट संभालता था, तो मैं डिज़ाइन यूनिट छोड़ के जा नहीं सकता था, क्योंकि भारत भवन के जितने प्रोग्राम होते थे इनके निमंत्रण कार्ड, कैटलॉग अच्छा, और सारा सारा कुछ कुछ वो करने की जिम्मेदारी मेरी थी। तो हुआ ये कि उन्होंने फिर एक और ट्रुप बना दिया था, जिसमें अभी अखिलेश की पत्नी जो है अर्चना थी, मुश्ताक करके एक थे, और ग्वालियर से एक विजय चावला करके थे। जी। ऐसे 7-8 लोग थे जो जिनको लेके स्वामी जी गए थे। तो वो अर्चना चूँकि वहीं उधर की ही रहने वाली थी, उस एरिए की, तो इसमें अर्चना ने काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण रोल अदा किया था वो कोरबा के उसमें। तो वहाँ ये हुआ था कि जब ये इन्होंने वो तरीका वही अपनाया था जो हम लोगों ने शुरुआत में अपनाया था, कि हम सबको कागज़ के बड़े बड़े टुकड़े देते थे। तो हमने जब किया था तब बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन यहाँ स्वामी जी स्वयं गए थे और काफ़ी मतलब एक तरह से अनुभवी लोग बाग हो गए थे सब चीज़ों को लेके। तो स्वामी जी ने जो है वहाँ काफ़ी बड़े बड़े, किसी को तो पूरा रोल दे दिया कि भाई तो ये रोल 2 लोग मिलके करो। तो वो पूरे एरिया में स्वामी जी बता रहे थे, जब लौट के आए वो लोग, इसके फोटोग्राफ तो वो हुए नहीं थे तब, क्योंकि वो दौर था जिसमें नेगेटिव होती थी, मोबाइल ऐसा ज़माना नहीं था कि आपने शटर दबाया और इमेज आपको दिखने लगी। अच्छा, वो बड़े कैमरे थे और फिल्म कैमरा था ना, मतलब फिल्म धोए वगैरह आप उसका नहीं बना सकते थे। तो स्वामी जी जो बता रहे थे कि बातचीत में, और स्वामी जी के मतलब इन्होंने जो फोटोग्राफ किए हैं कोरबाओं के साथ स्वामी जी के, वो आप देखेंगे कि उन मतलब उस फोटोग्राफ में आपको उनकी ट्यूनिंग दिखेगी। स्वामी जी नीचे बैठे हुए हैं और चारों घेर के, उसमें से कुछ कोरबा कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जबकि स्वामी जी नीचे बैठे हुए हैं। तो ये जो रिलेशन बनाने की जो स्वामी जी की खूबी थी, बिल्कुल ये कमाल की थी। मतलब वहाँ पे ये बताते हैं कि वो बातचीत के कम्युनिकेशन के लिए जो प्रॉब्लम हो रही थी और लोगों को, वो स्वामी जी को नहीं थी। ओके, उनका सहज संबंध स्थापित हुआ। कैसे वो एक दूसरे के साथ बातचीत समझना शुरू किया था, उसी में उस दौरान उन्होंने कहा था कि जब वो इमेज बन के आई स्वामी जी के पास जी, तो स्वामी जी ने कुछ लोगों से बातचीत भी की, तो उसमें उन्होंने बताया हंसते हुए कि वो ये कह रहा था मुझसे कि उसने कलेक्टर के लिए अपनी जो परेशानियां हैं वो उसने लिख के दी है। और फिर उन्होंने ये बोला भी कि ये जो ड्राइंग है ये एक स्क्रिप्ट की तरह है, हाँ, एक लैंग्वेज जैसा। हाँ। और फिर उन्होंने एक जो महत्वपूर्ण किताब है आर्ट फील्ड की, परसीविंग फिंगर करके, उसमें उन्होंने जिक्र भी किया है। और एक जादुई लिपि करके उन्होंने किताब, जिसका मैंने एक जिक्र किया है अपने एक उसमें इस किताब में स्वामी जी वाली उसमें, तो उसमें ये सारी चीज़ें मैंने जादुई लिपि के बारे में। और हालांकि जादुई लिपि के ऊपर स्वामी जी और कुछ काम करना चाहते थे जो मतलब पॉसिबल नहीं हो पाया राजनीतिक इससे। अन्यथा हमें एक ऐसी जैसे जनगढ़ के होने की एक महत्वपूर्ण घटना हुई, वैसे ही शायद कोरबाओं में से भी कुछ हमको कुछ ऐसी चीज़ मिलती जो इस वर्ल्ड को कुछ अलग हमारे भारत भवन की देन के रूप में कुछ देती। बिल्कुल। स्वामी जी कब चले गए थे भारत भवन से? स्वामी जी जब पॉलिटिकल चेंज हुआ तो शायद 91 में उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, 90 में रिज़ाइन कर दिया था, 91 में वो दिल्ली चले गए थे। उसके बाद तो शायद वो वहीं नहीं रहे। फिर 94 में उनकी डेथ हो गई थी। तो चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं, आपने इतना सारा कुछ शेयर किया इस बातचीत में, धन्यवाद। और हम चाहेंगे दर्शकों से कि वो लोग इस बातचीत को शेयर ज़रूर करें और सर की जो किताब आने वाली है उसको ज़रूर पढ़ें। अमेज़ॉन पे आपको उपलब्ध होंगी ये, और बहुत सारी शुभकामनाएं विवेक जी। एक बार फिर से सभी दर्शकों को भी नमस्कार। फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। तब तक प्यार बनाए रखें इस पेज पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।